हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑनलाइन कोर्सेज में। तो आज की क्लास में हम जो है वो 2-3 टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जो अपने देखते हैं सबसे पहले भारतीय गणना प्रणाली, इंडियन काउंटिंग सिस्टम। इसको हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। जैसे ये संख्याओं को लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये जो शब्द ये अपने प्रयुक्त करते हैं इनको, तो इनके बारे में अपने थोड़ी चर्चा करने वाली हैं। ये जो अपने संख्याएं जो प्रचलित हैं, तो मैं पहले लिख देता हूँ भी कौन कौन सी संख्याएं प्रचलित है। देखो, इकाई संख्याएं जो होती है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसके बाद में 10,000 और इसके बाद में आता है लाख, फिर आता है 10 लाख। नवोदय में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। और इसके बाद में करोड़, फिर आता है 10 करोड़। देखो, अभी ज़्यादातर क्या है, वर्तमान में 10 करोड़ तक की संख्याएं प्रचलित हैं। व्यवहार में जो है वो 10 करोड़ तक ही लेती हैं। लेकिन इससे अगर आगे देखें तो इससे आगे होता है अरब, और उसके बाद में 10 अरब, अरब के बाद में 10 अरब होगा, और 10 अरब के बाद में होता है खरब। 10 अरब के बाद आएगा खरब, और खरब के बाद आएगा 10 खरब। 10 खरब 10 खरब के बाद जो आपका आता है वो आता है नील। क्या आता है? नील। और नील के बाद में 10 नील, और 10 नील के बाद में आता है पदुम, और पदुम के बाद में आता है 10 पदुम, 10 पदुम, और 10 पदुम के बाद शंख, शंख के बाद में आता है 10 शंख, और इसके बाद में आता है महाशंख। ये आदि संख्याएं जो है वो प्रचलित हैं। तो व्यवहार में ध्यान रखना है, ज़्यादातर बच्चों के लिए 10 करोड़ तक ही होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इससे आप समझ जाएंगे भी कैसे। जैसे मैं यहाँ पर कोई संख्या लिख रहा हूँ एक, जैसे ये एक संख्या है, तो ये देखिए, ये एक मैंने संख्या लिख दी। तो ये होता है इकाई, ये हो जाएगा इकाई, ये हो जाएगा दहाई, ये हो जाएगा सैकड़ा, यानी कि 5 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है, ये सैकड़ा। ये हो जाएगा हजार, ये हो जाएगा 10,000, और इसके बाद में बात करते हैं 10,000 के बाद में लाख, ये हो जाएगा लाख। लाख के बाद में ये हो जाएगा 10 लाख, और 10 लाख के बाद में ये हो जाएगा करोड़, और ये हो जाएगा आपका 10 करोड़। तो ये आपने ध्यान रखना है, कोई भी संख्या लिखने के लिए अगर आपको हिंदी के शब्दों में लिखने के लिए बोले तो आप ऐसा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके ये आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे पूछे इकाई के स्थान पर क्या है, कोई संख्या दी गई हो और आपको पूछे इकाई के स्थान पर क्या है, तो आपके जो इकाई के स्थान पर है वो है 7 है। अगर पूछ ले हजार के स्थान पर क्या है, तो हजार के स्थान पर अगर आपको पूछे तो हजार के स्थान पर जैसे ही मैंने संख्या लिखी है, इसमें क्या आ रहा है, हजार के स्थान पर ये 6 आ रहा है। तो अब बात करते हैं आगे रोमन पद्धति में संख्याओं की। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पेन लिखे है, 20 तक लिखे है, इनको क्या बोलते हैं? जैसे ये एक को फर्स्ट बोलेंगे ये रोमन पद्धति में, तो आप ये जरूर नोट कर लेना और इसको आपने जरूर याद कर लेना है, क्योंकि नवोदय में कई बार सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे भी, ये कौन सा सांकेतिक है। यानी कि आपको वो दे देगा, डी दे देगा या एम दे देगा, कुछ भी दे सकता है, और आपसे पूछेगा भी इसमें रोमन पद्धति में ये डी से क्या मतलब है, सी से क्या मतलब है, ऐसा वो कुछ पूछता है। ये दे सकता है या ये दे सकता है, दोनों में से किसी का पूछ सकता है। तो आपने ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, जो 10 होता है वो
x से, 20 होता है डबल x से, और 30 जो है वो 3 बार x होता है, जो उसका मतलब 30, 40 XL, 50 L, 100 C और D से 500 और M से हो जाएगा 1000। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्थानीय मान की, यानी कि प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या होता है? किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह दर्शाता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है। ठीक है, जैसे इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक कोई संख्या लिख रहा हूं, तो मैंने ये संख्या लिखी है यहाँ पर एक 674। अगर आपको पूछे 7 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर 7 का स्थानीय मान क्या होगा? देखो सीधा सही है, 7 लिखेंगे, 7 के आगे कितने अंक है? 1 अंक है, तो यानी कि एक जीरो लगा देंगे, तो ये जो हो जाएगा 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अगर वो पूछे 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान पूछेगा, तो 6 लिखेंगे, इसके आगे कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6 का स्थानीय मान। ठीक है, ऐसे अपने एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और संख्या लिख रहा हूं मैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, वो पूछे 8 का स्थानीय मान बताओ, तो आप क्या करोगे? 8 लिखा, 8 के आगे कितने अंक है? 1 2 3 4 अंक है, तो आपने क्या करनी है? 4 जीरो उसके आगे लगा देनी है, तो इसका ये हो जाएगा स्थानीय मान। किसी का भी पूछे तो आप इन्हें ऐसा जरूर कर देना है। ठीक है, और कई बार क्या है, वो इनमें अंतर भी पूछ लेता है। जैसे एक तो 8 का स्थानीय मान पूछ लिया, एक वो पूछ लेता है 6 का स्थानीय मान। जैसे ये 6 का स्थानीय मान। ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान निकालेंगे अपने। 6 ये रहा, 6 के आगे कितने अंक है? 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो लग जाएगी। अब वो पूछेगा सवाल में भी 8 का स्थानीय मान और 6 के स्थानीय मान में कितने का अंतर है, तो आपने क्या करना है? 8 का स्थानीय मान निकालो और 6 का स्थानीय मान निकालो और दोनों का घटाव कर दो, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने जातीय मान की, यानी कि फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू कहते हैं किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कोई एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। अगर वो पूछे 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान पूछे, 5 का पूछे, 6 का पूछे, तो देखो जातीय मान क्या है? किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना ही मान होता है। जैसे अगर 7 का पूछेगा तो 7 का 7 ही हो जाएगा, 5 का पूछेगा तो 5 का 5 ही हो जाएगा, 6 का पूछेगा तो 6 का ये 6 ही हो जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है। इसके बाद में एक नेक्स्ट और अपना टॉपिक लेके देखते हैं अपने, वह शून्य के गुण, यानी कि अपनी जीरो होती है उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें कई बार बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, जब किसी भी संख्या में से अगर जीरो को माइनस किया जाता है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, और किसी संख्या में अगर जीरो को जोड़ा जाए तो भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन किसी संख्या में अगर जीरो का गुणा किया जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या ही क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। चाहे संख्या वो आपकी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर उसको जीरो से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? जीरो ही हो जाए। चाहे संख्या ऐसे लिखी हुई हो, 20 गुणा 10 गुणा 5 गुणा कैसे लिखी हुई हो, अगर इनमें एक बार भी आपका जीरो आ गया तो पूरी की पूरी संख्या का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, अगर जब भी जीरो से भाग लगाएं, जैसे इसको अपने ऐसे समझ सकते हैं, नीचे कोई संख्या लिखी हुई हो और ऊपर जीरो हो, तो उसका आंसर आता है, उसका आंसर क्या आता है? उसका आंसर आएगा आपके जीरो आएगा। लेकिन इसका विपरीत हो, यानी कि अगर ऐसा हो तो इसका आपका कोई मान नहीं होगा, वो आपका होएगा अपरिभाषित होगा। ठीक है, अपरिभाषित, या इसे अपने क्या बोल सकते हैं? इसे अपने ये अनंत भी लिख सकते हैं, अनंत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये शून्य के गुण थे। शून्य को किसी संख्या में जोड़ें घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी संख्या से जीरो को गुणा करें तो पूरी संख्या जीरो हो जाती है। और अगर इसके बाद में ये भाग वाले देख लेना,
किसी संख्या का 0 से भाग लगाएं तो उसका आंसर 0 आता है, 0 का किसी पे भाग लगाएं तो वो अपरिभाषित होता है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।